नमस्कार दोस्तों, इकोलॉजी का यह दूसरा क्लास है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। और इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और समाज के बारे में। सबसे पहले हम खत्म करेंगे क्या होता है पर्यावरण और समाज, यानी कि इसमें क्या संबंध है, कैसे एक दूसरे को ये लोग प्रभावित करते हैं। इन चीजों के बारे में इस पूरे सिलेबस में हमको पढ़ना है। तो निश्चित तौर पे काफी आसान टॉपिक है, आसानी से हम इसको कर सकते हैं। चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। हम ऑलरेडी पर्यावरण के बारे में जान चुके हैं। पर्यावरण क्या है, कैसे कार्य करता है, इन चीजों के बारे में हमको ऑलरेडी पता है। तो पर्यावरण के बारे में मोटी मोटा हमको काफी चीजें पता है ऑलरेडी पहले से ही, है ना। पहले से ही हमको पर्यावरण के बारे में काफी चीजें पता है। जो दूसरा टॉपिक है वह है समाज। समाज क्या होता है इसके विषय में थोड़ा सा जान लें। तो कई व्यक्तियों का या लोगों का समूह, कई लोगों का समूह समाज कहलाता है। समाज क्या है? लोगों का समूह। तो कई लोगों का समूह क्या कहलाता है? समाज। तो पर्यावरण और समाज में जो कई लोगों का जब समूह हो जाता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? समाज बोल देते हैं, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं। तो समाज आपको समझ में आया, काफी आसान टर्म है। अब ये जो समाज है, जो समाज नामक जो टर्म है, समाज क्या होता है? देखिए, समाज के लिए जरूरी क्या है? जो इसमें लोग हैं वे एक स्थान पे हो। कहाँ हो? एक स्थान पर हो, सभी एक स्थान पे हो, ठीक। एक ही कल्चर को मान रहे हो, मतलब उनकी परंपराएं जो है, परंपराएं को माने, या एक ही परंपराओं को माने। यह सब कुछ पैरामीटर है जिसको हम एक तरह से बोल देते हैं क्या, कि यह क्या है? समाज है। किसका निर्माण कर रहा है? समाज का निर्माण कर रहा है ना। एक ही परंपरा को माने, एक ही संस्कृति को अपनाए, संस्कृति समान हो, ये सब चीजें यदि आपके समान है तो हम बोलते हैं कि यह समाज जो है एक क्या है? यह एक समाज है। इसको हम समाज की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक। और आपस में क्या हो? जितने भी लोग हैं वे आपस में क्या हो? संबंधित हो। संबंधित का मतलब संबंध हुए नहीं, संबंध हो रिश्तेदारी नहीं, रिलेशनशिप वाला नहीं कि हम संबंध भाई बहनी हो, ऐसे हो नहीं। संबंध मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हो, कहीं अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पे निर्भर हो। तो यानी कि आपसी अंतर संबंध, ऐसे हाँ अंतर संबंध कर सकते हैं। तो क्या हो? लोगों के बीच आपसी अंतर संबंध हो। तो इन चीजों के को मिलाकर कई लोगों का समूह हो, सभी एक स्थान पे रहते हो, एक ही प्रकार के परंपराओं को माने, एक प्रकार की संस्कृति को माने और आपसी अंतर संबंध हो, तो उसको हम बोलते हैं समाज। और पर्यावरण आपको हमने कल के क्लास में पढ़ा ही दिया था, पिछले क्लास में, कि पर्यावरण क्या है? परिधन आवरण, यानी कि कई प्रकार के जिन चीजों से हम घिरे हुए होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। तो उसमें आप इकोसिस्टम के बारे में भी पढ़ लिए थे, तो ये सब चीजें इसमें आती है, ठीक है। तो समाज के बारे में पढ़ लिए। अब इन दोनों में संबंध क्या है? पर्यावरण और समाज में क्या संबंध है? संबंध के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हुआ? समाज क्या है समझ में आया आपको? पर्यावरण समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है पर्यावरण और समाज में संबंध। इसके विषय में देखते हैं क्या होता है पर्यावरण और क्या है समाज, और इन दोनों में आपसी संबंध क्या है। संबंध, हाँ संबंध ही लिखना है, अंतर संबंध लिखने वाले थे, संबंध लिख देते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आ सकता है कि पर्यावरण और समाज में क्या संबंध है, पर्यावरण और समाज एक दूसरे को कैसे प्रभावित करता है। तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। पहले आप पर्यावरण के बारे में बताइए। पर्यावरण के बारे में बताने के बाद आप बताएंगे क्या,
समाज के विषय में बताएंगे, है ना, ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी। तो पर्यावरण और समाज में संबंध, क्या संबंध है पर्यावरण और समाज में? तो पहला चीज जो है, जो समाज होता है वे अपना विकास करना चाहता है, तो विकास करने के लिए वे कहीं ना कहीं पर्यावरण पर निर्भर होता है। पर्यावरण पर समाज निर्भर होता है। क्यों निर्भर होता है भाई? पर्यावरण पे समाज इसलिए निर्भर होता है क्योंकि पर्यावरण से ही हमको क्या बनाना है, पर्यावरण से ही हमको समाज को नए चीजों का उत्पादन करना है, यानी कि जो भी नए चीजें हैं उसका उत्पादन करना है, यानी कि संसाधन प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? संसाधन। समाज को पर्यावरण से ही संसाधन प्राप्त करना है, और वह संसाधन प्राप्त करने के लिए वह निर्भर रहता है किस पे? पर्यावरण पे, है ना, पर्यावरण पे वह निर्भर रहता है। ठीक है, तो नए संसाधनों के लिए, भोजन के लिए, संसाधन के अलावा भोजन भी प्राप्त करना है समाज को, तो भोजन के लिए, है ना, आवास के लिए, आवास के जो सामान होते हैं उनके लिए, घर बनाने के लिए, इन सभी चीजों पे किस पे समाज किस पे निर्भर करता है? पर्यावरण से ही प्राप्त करता है सभी चीजें। तो वे सब चीजें हो गई। पानी, पानी कहाँ से मिलता है उसको? पर्यावरण से मिलता है। हवा, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, क्योंकि यह पर्यावरण पर समाज क्या होता है? निर्भर होता है। तो निर्भरता है। दूसरा प्रभाव है। किसका प्रभाव? अंतर संबंध का मतलब किसका प्रभाव? समाज का प्रभाव पर्यावरण पे, और पर्यावरण का प्रभाव समाज पर। पर्यावरण का प्रभाव तो हमने देख लिया कि पर्यावरण से सब चीजें प्राप्त करनी है, तो ये पर्यावरण का प्रभाव हुआ। कहीं ना कहीं मानव भी तो प्रभाव डालता है ना पर्यावरण पे। मानव भी क्या करता है? पर्यावरण पे प्रभाव डालता है। जैसे मानव कृषि करता है, कृषि में कीटनाशक डालता है, और जब मानव कृषि में कीटनाशक डालता है तो उससे क्या बढ़ता है? प्रदूषण। तो देखिए, मानव यानी कि समाज, कृषि मतलब समाज, तो समाज ने, मानव के द्वारा किया जा रहा है ना, तो मानव समूह के द्वारा, तो समाज ने कीटनाशकों का उपयोग किया, और जिसके कारण प्रदूषण फैला। और प्रदूषण किसका प्रदूषण हुआ? पर्यावरण का हुआ। तो कहीं ना कहीं मानव ने भी या समाज ने भी तो आ, उस पर प्रभाव डाला ना। समाज ने भी प्रभाव डाला किस पे? पर्यावरण पे। तो ये दोनों पॉइंट है दूसरे पे सार्थक सिद्ध हुए। तीसरी चीज, ये तो हुआ प्रभाव, ये तीसरा अब इसमें क्या है? तीसरा है अनुकूलन। देखिए, अनुकूलन क्या होता है उसको समझिए। जो प्राणी होते हैं, जो समाज होता है, वे कहीं ना कहीं अपने आप को ढालता है किसके अंतर्गत? पर्यावरण के अंतर्गत। तो ये भी तो संबंध है ना। अच्छा, यदि ठंडा ना पड़े, शीत ऋतु ना आए, तो क्या होगा? शीत ऋतु नहीं आए तो हम मोटे कपड़े को पहनना बंद कर देंगे। हम लोग मोटे कपड़े क्यों पहनेंगे भाई? शीत ऋतु आ ही नहीं रहा है, तो हमको मोटे कपड़े पहनने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। तो हम मोटे कपड़े नहीं पहनेंगे, है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम मोटे कपड़े क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि अनुकूलन है, क्योंकि हमको सब पर्यावरण ऐसे इस चीज में ढाल रहा है। तो यानी कि मानव समाज जो है, मानव समाज या समाज जो है, वे कहीं ना कहीं पर्यावरण से अनुकूलता बना के चलने वाला प्राणी। ठीक है, तो ये अनुकूलन हो गया। इसके अतिरिक्त और क्या करना चाहिए? क्योंकि इतना तो प्रभाव पड़ रहा है ना, प्रदूषण से बचाना है, और जब हमने देख लिया कि संबंध है, भोजन वोजन सब उसी से मिल रहा है, तो जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है वे है पर्यावरण का संरक्षण। तो यानी कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। तो ये तो इसका अंतर संबंध हुआ कि क्या क्या उसमें संबंध है इन चीजों के कारण। तो 4 संबंध हमने बता दिए, बहुत है उतना, इतना ही लिख के आना है आपको। पहला संबंध यह है कि जो पर्यावरण होता है उस पे समाज, पर्यावरण जो है वो किस पे प्रभाव डालता है? समाज पर, है ना, क्योंकि उसकी उसी हिसाब से संसाधन उसी से प्राप्त करना है, भोजन उसी से प्राप्त करना है। तो पर्यावरण नहीं रहता तो कुछ नहीं हो पाता समाज के लिए। तो पहला तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट प्रभाव, यानी कि कृषि क्या करती है? कीटनाशक, या कृषि का, या उद्योग कह सकते हो, उद्योग से भी क्या होता है? प्रदूषण होता है।
उद्योग से भी क्या होता है, प्रदूषण होता है, तो ये भी तो यही काम कर रहा है। तो ये सब चीजें, या वनों की कटाई होती है तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, वनों की कटाई होने से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो मनुष्य कार्य कर रहा है, समाज कार्य कर रहा है, वनों की कटाई समाज कर रहा है, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पर्यावरण पे पड़ रहा है। तो ये प्रभाव भी पड़ता है, इन दोनों का प्रभाव आपस में पड़ता है। समाज पर्यावरण पर निर्भर है, और पर्यावरण किससे प्रभावित हो रहा है, मानव से। तो दो चीजें हैं, तो ये हुई। और अनुकूलन क्या है कि समाज भी क्या करता है, समाज अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढालता है, तो अनुकूलन ही हुआ। और संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि इतना जब संबंध है तो फिर हमको पर्यावरण को बचा के रखना भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो यह पर्यावरण और समाज में संबंध हुआ। अब हम पढ़ते हैं कि वर्तमान में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, वर्तमान में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। वर्तमान में क्या क्या समस्याएं हैं उनके विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। इन्हीं चीजों के कारण, मतलब समाज और पर्यावरण में अंतर संबंध अच्छे से ना बन पाने के कारण, मतलब एक दूसरे पर जो निर्भरता है उसके ना हो जाने के कारण, या समाज के कारण। देखो, पर्यावरण तो निश्चित है, वे तो जो है वह है, लेकिन उसमें हस्तक्षेप कौन कर रहा है, उसको बर्बाद कौन कर रहा है, समाज ही कर रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, और समाज के कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई है पर्यावरण में, उसको हम पढ़ते हैं। तो समाज के कारण, यानी कि वर्तमान में जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, वर्तमान समस्याएं, वर्तमान में समस्याएं क्या हुई है, तो आप जल प्रदूषण जानते हो, ये किसके कारण हुआ है, समाज के कारण। यदि हम लोग मतलब समाज जो है वे बाइक ना चलाता, सॉरी, जल प्रदूषण मतलब फैक्ट्री का पानी उसमें ना भेजे, अ, कारखानों का मतलब जो मलबा है जो बचा हुआ है बीच को ना भेजे, तो यह नहीं हो जाए, वायु प्रदूषण नहीं हो सकता। तो एक कारण तो यह होगा। फिर इसके अलावा जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ये सब वर्तमान में समस्याएं उत्पन्न हुई है। मृदा प्रदूषण हो गया। इसके अलावा ये आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है ना पृथ्वी का लगातार, तो क्यों बढ़ रहा है, यह चीज है। मौसम भी देखिए चेंज हो रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी ठंडा कभी गर्मी कभी बरसात, बिना मौसम के बरसात, तो ये सब चीजें। और जैव विविधता का ह्रास, जैव विविधता क्या है, कई जीव जो है आप विलुप्त होते दिख रहे हैं, जैव विविधता का ह्रास। जैसे तितली, पहले हम लोग जब छोटे थे तितलियां काफी ज्यादा दिखती थी, जैव विविधता वही होता है, कई प्रकार के जीव, जीवों में विविधता, है ना। तो पहले क्या दिखते थे, पहले हम लोग जाते थे तो मतलब तितलियां काफी ज्यादा दिखती थी। अब वे चीजें नहीं दिखती हैं, अब विविधता नहीं देखने को मिलता है, तितलियों की संख्या कम हो गई। कौवे, आजकल जो कौवे होते हैं, कौवे पहले हम लोग को हर शहर में हर दिन, मतलब सुबह में काफी ज्यादा कौवे दिख जाते थे, दोपहर में दिख जाते थे, छत पे आके बोलते थे। और जब छत पे आके बोलते थे तो हम लोग कहते थे कि यहाँ कोई आने वाला है, मेहमान आने वाला है। उसकी सूचना कौन दे रहा है, कौवा दे रहा है। ये मतलब हम लोग में फेमस था, है ना, घर पे। लेकिन अभी क्या है, अभी यह सिचुएशन नहीं है। अब क्या चीजें हो रही हैं, अब जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, कौवे धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। क्यों समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि आपने क्या किया, आपने कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, और उनके लिए जो पर्यावरण था वो अब उचित नहीं रहा, अनुकूल नहीं रहा है, वे सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, जिसके कारण तितलियां या कौवे अन्य जो ऐसे ही है जीव, वे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। तो ये चीजें, आपका जैव विविधता का ह्रास भी इसके कारण होता है। तो ये तो हुई समस्याएं। अब समस्याएं हैं तो इनका कुछ समाधान भी करना पड़ेगा। तो समाधान क्या हो सकता है, देखिए, जब भी समाज आखिर एक सब कर क्यों रहा है, क्यों इतना नुकसान, क्योंकि वह विकास कर रहा है। और जब भी विकास की बात है ना, तो एक चीज याद रखिए, सतत विकास। हर समस्या का इलाज है सतत विकास, है ना। जब विकास की बात है तो कौन सी विकास होनी चाहिए, सतत विकास। सतत विकास का मतलब क्या है, ऐसा विकास जो आज तो है, आज तो चल रहा है, आने वाले पीढ़ियों के टाइम भी चले, खत्म ना हो। जैसे अभी हमारे पास संसाधन है,
और हमारे पास मान लीजिए 4 मार्कर है, तो हम कुछ ऐसा करें कि 3 मार्कर तो यूज कर लें, लेकिन 1 मार्कर या 2 मार्कर यूज करें, 2 मार्कर बचा के रखें, और साथ ही प्रयास करें कि आने वाली पीढ़ियों को 2 और मार्कर, मतलब टेक्निक के माध्यम से 2 और मार्कर या इसके जैसे कुछ और चीजें उनको भी प्रदान करें, जिससे उनको भी कमी ना महसूस हो। तो यानी कि हमको क्या करना चाहिए, तो समाधान में जो सबसे पहले देखिए, जब भी इस तरह की समाधान कभी भी समस्या आती है, तो सबसे पहले जरूरी है जागरूकता, अवेयरनेस, और फिर जरूरी है सतत विकास। अब खुद ना समझ में आए तो इतना तो आपको बता के गया है, ये 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा देखिए, जो वस्तुएं होती हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका ऐसे यूज करें, दोबारा यूज करें, पुनः उपयोग करें, यानी कि उसको हम कह सकते हैं पुनः चक्रण। पुनः चक्रण करें। पुनः चक्रण का मतलब, चक्रण में इस पे रह जा रहा हूं। पुनः चक्रण का मतलब कि एक बार तो हमने यूज कर लिया, एक बार यूज करके हमको फेंकना नहीं है, हमको उसको दोबारा यूज करना है। जैसे प्लास्टिक है तो दोबारा उसका यूज करो, ये नहीं कि फेंक दिए, क्योंकि वो नुकसान पहुंचाएगा पर्यावरण को। तो समाज को ये ध्यान रखना है कि पुनः चक्रण पे ज्यादा विशेष ध्यान देना है ना। और सबसे अच्छा, अधिक से अधिक पेड़ लाना, यानी कि वनारोपण, या अधिक से अधिक पेड़ लाना, ऐसे लिख सकते हो। तो इतना काम तो आपको करना ही करना है किसी भी कीमत पे। यह 4 आपके समाधान के क्षेत्र में आ गया, और ये आपकी वर्तमान समस्याएं हो गई। तो ये आपका ये समाज और विकास, सॉरी, पर्यावरण और समाज यहाँ पे हो गया खत्म। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत संभवतः ना हो। अब आइए नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब जो दूसरा टॉपिक है इसके बाद, वह है पर्यावरण और विकास। तो सेम चीजें लग रहे हैं पर्यावरण और विकास में भी, तो इसको हम मिटाते हैं और उसमें आते हैं पर्यावरण और विकास में। लगभग सेम चीजें हैं, तो आपको दोनों पॉइंट इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें भी पहला टॉपिक क्या है, समाज तो खत्म हो गया, पर्यावरण और समाज। अब अगला टॉपिक है पर्यावरण और विकास। पर्यावरण और विकास क्या है, तो पर्यावरण और विकास, इसमें भी उसी तरीके से शुरू करना है। सबसे पहले आप पर्यावरण के बारे में लिखेंगे, जो आपकी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो दोबारा बताने की आवश्यकता है नहीं। फिर आप लिखोगे विकास के बारे में, विकास क्या होती है, विकास क्या होता है। विकास देखिए क्या होता है, 3 प्रकार की प्रगति, है ना। एक तो आर्थिक प्रगति, आर्थिक प्रगति, फिर सामाजिक प्रगति, यानी कि शिक्षा में। आर्थिक प्रगति मतलब पैसा अधिक आने लगे, तो राष्ट्रीय आय बढ़े, लोग ज्यादा कमाने लगे, तो ये आर्थिक प्रगति हो। अगर केवल आर्थिक प्रगति हो रही है तो वह वृद्धि कहलाएगी, है ना। तो आर्थिक प्रगति तो हो, साथ ही साथ और क्या क्या चीजें हो, सामाजिक प्रगति भी हो। सामाजिक प्रगति का मतलब लोगों के सोच में वृद्धि हो, अच्छा अच्छा लोग सोचें, व्यवसाय अच्छा करें, शिक्षा में वृद्धि हो, स्वास्थ्य में वृद्धि हो। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, सामाजिक प्रगति के अंतर्गत, है ना। यह चीजें हो। विकास क्या है उसी को समझा रहे हैं, आर्थिक प्रगति हो, सामाजिक प्रगति हो, और इसके अलावा जीवन स्तर में सुधार हो। जैसे आज जीवन जी रहे हैं, आप गरीबी में जी रहे हैं, तो आप धनी हो, मतलब लोगों का आय बढ़े, है ना, जीवन स्तर अच्छा हो। तो यानी कि तीसरा पॉइंट इसमें जो है वे है जीवन स्तर में सुधार। ये 3 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों आपको समझ में आ चुका होगा। पहला पॉइंट क्या था, आर्थिक प्रगति होनी चाहिए, सामाजिक प्रगति होनी चाहिए, और जीवन स्तर में सुधार होनी चाहिए। तो जब ये चीजें होती हैं तो उसको ही को हम कहते हैं क्या, विकास, है ना। उसको हम क्या नाम देते हैं, विकास। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये आपका हुआ विकास के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं पर्यावरण और विकास में संबंध के बारे में। पर्यावरण और विकास में
संबंध। पर्यावरण और विकास में क्या संबंध है, इसके विषय में अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अभी भी वही चीज है जो पहले हमने पढ़ा था। अगर मान लीजिए आपको विकास करना है, आपको रोड बनवाना है, ठीक है, कहाँ बनाओगे रोड? भूमि पे, यानी कि पर्यावरण पे ही बना रहे हो, मतलब स्थल मंडल पर्यावरण का ही हिस्सा है। कुछ भी आपको विकास करना है तो कहीं ना कहीं आपको पर्यावरण से सपोर्ट चाहिए, बिना पर्यावरण के सपोर्ट से तो हो नहीं सकता। तो यानी कि विकास के लिए क्या जरूरी है? पर्यावरण। तो जो इसमें पहला संबंध है वही है कि पर्यावरण विकास के लिए या विकास हेतु आवश्यक है ना। पर्यावरण आवश्यक है किसके लिए? विकास के लिए। विकास नहीं हो सकता है बिना पर्यावरण के, पर्यावरण ही ना रहता तो विकास नहीं हो पाता, ठीक है। और विकास का भी प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता है। अधिक विकास हो जाता है तो अभी ग्लोबल वार्मिंग है ना, क्यों है? क्योंकि मानव ने अत्याधुनिक एकदम विकास किया है, केवल अत्याधिक विकास किया है बिना कुछ सोचे समझे। तो जब अत्याधिक विकास किया है तो उसका भी तो नुकसान हुआ है ना। तो अत्याधिक विकास से भी दिक्कत हुआ है। तो यानी कि दूसरा है, ये तो हुआ पर्यावरण विकास के हेतु आवश्यक है, तो पर्यावरण का प्रभाव विकास पे पड़ता है। अब विकास का प्रभाव किस पे पड़ता है? पर्यावरण पे। तो विकास पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो ये तो इसका हुआ अंतर संबंध या संबंध, ठीक है। तो संबंध में इतना ही, विकास पर्यावरण को क्या करता है? प्रभावित करता है। अब इसके कुछ ना हानि होंगे, जैसे उसके थे तो इसमें भी कुछ हानियां होंगी। तो इसके जो हानियां हैं या कह सकते हैं इसमें जो समस्याएं हैं, वह समस्याएं क्या है? तो पहला समस्या तो वही जो उसमें था, प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि प्रकृति से ही हम सब कुछ ले रहे हैं तो प्राकृतिक संसाधन में कमी आएगी। तो पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन में कमी। प्राकृतिक संसाधन कम हो गया है ना, विकास ज्यादा करेंगे तो उसमें कमी आएगा। पर्यावरण में असंतुलन आ सकता है। दूसरा पॉइंट, पर्यावरण में असंतुलन। आप अपना दिमाग भी चलाते रहिए, देखिए क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। असंतुलन, संतुलन नहीं, असंतुलन है। पर्यावरणीय असंतुलन या पर्यावरण में असंतुलन। और क्या हो सकता है? यदि हम विकास के नाम पे पूरा जितने संसाधन है उनको आज ही समाप्त कर दें तो क्या होगा? तो उससे जो नुकसान होता है या जो नुकसान हो जाए, सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वह होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन, या सीधा लीजिए भविष्य के पीढ़ियों के लिए खतरा, है ना। भविष्य के पीढ़ियों के लिए खतरा। अत्यधिक विकास हम करेंगे तो ये समस्याएं हमारी उत्पन्न होती हैं। अब इन समस्याओं का जो समाधान है वे समाधान केवल एक ही हो सकता है, और वे समाधान, तो पहला समाधान तो है जागरूकता फैलाइए। तो आप क्या जागरूकता फैलाएंगे? यही कि मतलब कम से कम मतलब संसाधनों का उपयोग करो और कम संसाधनों में अच्छा विकास करो, यही सब जागरूकता है ना। और दूसरा चीज जो किया जाना चाहिए वे है सतत विकास, यानी कि ऐसा विकास जो हमेशा चलता रहे, इसी को कहते हैं टिकाऊ विकास, है ना, संपोषणी विकास, ये सब इसका नाम है। ऐसा विकास जो आज भी चलता रहे और जो भविष्य में भी चल पाए, उसी को कहते हैं सतत विकास। तो ये भी पॉइंट हो गया, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो ये पूरा का पूरा पर्यावरण और विकास खत्म हुआ है। यहाँ पे कोई समस्या इसमें तो संभवतः नहीं होगी, और यदि समस्या है भी तो आप कमेंट में उस चीज को बताएं, कमेंट में बताएंगे तो हमको पता चलेगा, तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपका हो चुका होगा इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो इसके बाद का टॉपिक है वे है ऊर्जा की उपलब्धता
ट्रॉपिक स्तन में प्रभाव और खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला तो नहीं, खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वे पूछ लेता है कभी कभी। और यदि खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको पिरामिड समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, फिर उसको भी पढ़ना हल्का हल्का है। तो सबसे पहले खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला क्या होती है उसको समझ लीजिए। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला क्या होता है? खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला, इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला क्या है समझिए। अभी हमने आपको जब पर्यावरण पढ़ा रहा था, हम पढ़ा रहे थे, हम पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा रहे थे, तो उसमें जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक आया था। जैविक में हमने बताया था उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। उत्पादक उपभोक्ता में जो है 3 हमने बताए थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। वही चीज जो है वैसे को कहते हैं खाद्य जाल। जैसे मान लीजिए कोई हरा हरा पेड़ पौधा है, जैसे कि घास है, घास को कोई ना कोई खाएगा। तो हमने मान लिया कि घास को जो है वह कोई और नहीं, घास को खाता है टिड्डा। कौन खा रहा है? टिड्डे, है ना, टिड्डा खा रहा है। और इस टिड्डे को कौन खा रहा है? मेढक। मेढक क्या कर रहा है? इस टिड्डे को खा ले रहा है। ठीक है, तो घास था, घास को टिड्डा खाया, टिड्डे को मेढक ने खा लिया, और इस मेढक को खा ले रहा है सांप। और सांप को कौन खा रहा है? सांप को खा ले रहा है चील या फिर गिद्ध। तो एक चैन बन रही है खाद्य जाल को या खाद्य श्रृंखला। तो फूड चैन कहते हैं या फूड वेब कहते हैं ना। तो घास, टिड्डा, मेढक, सांप, गिद्ध, एक चैन बन रही है। जो घास है वह सीधे क्या कर रहा है? सीधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना रहा है। सूर्य से भोजन बना रहा है ना घास जो है, यानी कि यह खुद अपना भोजन बना रहा है। तो यह क्या हो गया? उत्पादक। यह क्या है? उत्पादक है। टिड्डा जो है वे खुद भोजन नहीं बना रहा है, तो टिड्डा क्या है? उपभोक्ता है। और क्योंकि सीधे घास से ले रहा है, तो यानी कि कैसा उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता है। टिड्डा कैसा उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक, एक श्रृंखला बन रही है ना, देखिए सीधे चल रहा है ना, खाद्य श्रृंखला बन रही है। अभी ये खाद्य श्रृंखला है, फूड चैन। खाद्य जाल क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, और इस प्राथमिक उपभोक्ता के बाद मेढक को कौन, मेढक क्या कर रहा है? टिड्डे को खा रहा है, यानी कि इस पे निर्भर है। ये जो होते हैं ना हमेशा शाकाहारी होते हैं, कभी भी देखिएगा आप, ये प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होंगे आपके। ठीक है, जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वे द्वितीयक उपभोक्ता हमेशा आपके सर्वाहारी होंगे। सर्वाहारी होंगे, या पेड़ पौधों को भी खा सकते हैं और इसको भी खा सकते हैं, तो ये सर्वाहारी होते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। और जो चौथा चौथा है वे कौन से हैं? अपघटक है। अपघटक होते हैं ये चीज तो हमने आपको बताई थी। ठीक है, तो वे क्या है? अपघटक है। कुत्ते भौंक रहे हैं यार। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, इसको मेढक खा रहा है, तो यानी कि ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। मेढक कैसा उपभोक्ता है? द्वितीयक उपभोक्ता है। और सांप कैसा है? यह तृतीयक उपभोक्ता है। सांप तृतीयक उपभोक्ता है। और जो गिद्ध है वे कैसा है? अपघटक है, क्योंकि ये सबको खा के समाप्त कर दे रहे हैं। तो यही जो चैन बन रहा है, इसी चैन को ही हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। यानी कि उत्पादक को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाता है? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाता है? तृतीयक उपभोक्ता। और उसको कौन खाता है? अपघटक, यानी कि सूक्ष्म जीव या फिर गिद्ध। यहाँ पे गिद्ध का एग्जाम्पल दिया, सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, आप बदल भी सकते हो एग्जाम्पल, है ना। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है,
यह तो हुआ खाद्य श्रृंखला की बात। खाद्य श्रृंखला में लिखेंगे कि उत्पादक स्वयं अपना भोजन बनाता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उस भोजन को टिड्डे खाते हैं और उन टिड्डों को द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि मेढक खाता है और मेढक को सांप खाता है, सांप को गिद्ध खाता है। इस प्रकार एक चैन का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। तो ये चीज आप दिखा दो इसको, ठीक है। खाद्य श्रृंखला आपको समझ में आएगी। अब फिर बात करते हैं खाद्य जाल की। अभी जो घास था वे जरूरी थोड़ी था कि टिड्डा ही खाता, घास तो जरूरी नहीं था ना टिड्डा ही खाता। घास को कई लोग खा सकते हैं। घास को हो सकता है बकरी खा लेती, घास को कौन खा लेती? बकरी खा लेती, गाय खा सकती थी, ठीक है। और टिड्डे को ही मेढक ही खाए जरूरी नहीं ना, कोई चिड़िया आके खा सकती थी टिड्डे को, कोई चिड़िया भी तो आके खा सकती थी ना, मेढक खाए जरूरी नहीं है। अब जब क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं है, खाद्य श्रृंखला का ये एक्सपेंड कर देते हैं जब खाद्य श्रृंखला को, उसमें तो हमने फिक्स कर लिया था ना कि हमको क्या फिक्स किया था हमने कि टिड्डे को जब भी खाया जाए मेढक ही खाया जाए, हमने फिक्स किया था। तो खाद्य जाल बना था। और यदि हमने फिक्स ना किया, हमने कह दिया कि जो चिड़िया है वे भी तो खा सकती है टिड्डे को, या जो बकरी है वे भी तो घास को खा सकती थी, जरूर थोड़ी टिड्डा ही खाता। और मान लीजिए बकरी खाती तो मेढक तो नहीं खा पाता ना बकरी को, तो यानी कि जाल तो ऐसे श्रृंखला ऐसे तो नहीं बनती। तो यानी कि कई ऑप्शन हो सकते हैं। मेढक के स्थान पर हमने बताया जैसे कि चिड़िया हो सकती थी, मेढक के स्थान पे सांप के स्थान पे चिड़िया जैसे मेढक को और कौन खा सकता है? कोई भी ऐसे जानवर सोच लीजिए, वे हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, चाइना में खा लेते हैं लोग, तो इस तरीके से हो सकता है ना। तो कई ऑप्शन हो सकते हैं। तो इस अब क्या बनता है, अब यदि आप बनाओगे लिखोगे सबको तो एकदम मतलब नेट एकदम जाल के जैसा है, कई शाखाएं निकली रहेंगी। तो उसी को हम कह देते हैं क्या? खाद्य जाल। क्या कहते हैं? खाद्य जाल। खाद्य के स्थान पे आहार भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आहार जाल या आहार श्रृंखला ऐसे भी आ सकता है। तो खाद्य जाल या फूड चेन यही कहलाता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला क्या है? जो सीधा एकदम श्रृंखला बनती है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अभ्यर्थक। एग्जाम्पल आप लिख लो आराम से, है ना। और खाद्य जाल क्या होता है? जब एक ही स्थान पे कई लोग आ सकते हैं, कई लोगों का ऑप्शन आ सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब इतना यदि आपको समझ में आ चुका, तो अब आपको एक चीज देखना है कि होता क्या है, इसमें ऊर्जा ही प्रवाहित होती है। जैसे उसमें टॉपिक में आपको जो दिया है किताब में, वे दिया है, टॉपिक क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। हाँ, ऊर्जा की उपलब्धता और ट्रॉपिक स्तर में प्रवाह, पारिस्थितिक पिरामिड। ट्रॉपिक स्तर में प्रवाह क्या होता है? ट्रॉपिक स्तर में प्रवाह। तो यहाँ तो समझ में आया खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला। इसके बाद का जो टॉपिक है उसको हम लोग आज ना करके कल करेंगे, नहीं एक कर लेते हैं थोड़ा सा पिरामिड वाला कल कर लेंगे, ठीक है। इसको अभी आज ही कर लेते हैं। चलिए कर ही लेते हैं, आज मूड बना है तो फिर कर लेते हैं ना, खत्म करते हैं इसको करके। तो देखिए क्या चीज था उसमें, हमने क्या बता रहे थे हम। तो अभी हमने क्या बताया आपको। अब देखिए कैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी कि ऊर्जा कैसे बढ़ती है। देखिए जीवन जो है ना उसमें एक खाना क्यों खाते हैं? ऊर्जा के लिए, है ना। भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा के लिए, है ना। तो किस प्रकार से जानवरों में ऊर्जा प्रवाह होता है उसी के बारे में पढ़ना है। तो हमने अभी आपको खाद्य जाल में बताया था, खाद्य श्रृंखला में, जाल में नहीं। जाल तो वही है कि मतलब जाल तो एकदम फंसा के रख देता है, खाद्य श्रृंखला सबसे अच्छा है। हमने बताया था कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, सॉरी, सबसे पहले उत्पादक होते हैं। उत्पादक यानी कि जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे, है ना, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह किसके सहायता से बनाते हैं? सूर्य की सहायता से। सूर्य से लेते हैं अपना जो भी है, सूर्य से यह लेते हैं अपना ऊर्जा। उत्पादक होते हैं। उत्पादक जो है वे फिर क्या करते हैं? उत्पादक फिर अपना
जो बनाए रहते हैं वह अपने काम का यूज कर लेके और उत्पादक को खाने का काम करते हैं। कौन? प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। उत्पादक के बाद कौन आता है? प्राथमिक उपभोक्ता। यह प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। और इन द्वितीयक उपभोक्ता को खाने का काम करते हैं तृतीयक उपभोक्ता। और जो कुछ बच जाता है वह खाने का काम करता है अपघटन करता या अपघटक। तो यह एक श्रृंखला चलती है जिसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अभी आप पढ़े। अब इसमें ऊर्जा कैसे प्रवाह होती है? ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। क्या होता है ऊर्जा का मात्रक? कैलोरी। तो मान लीजिए कोई एक इंसान है, कुछ खा रहा है, तो वह क्या करेगा? सूर्य से मान लीजिए 1,00,000 कैलोरी ऊर्जा आई। सूर्य से कितनी ऊर्जा आई? 1,00,000 कैलोरी ऊर्जा आई, या कुछ भी आई। सूर्य से ऊर्जा आई, ऊर्जा सूर्य से बहुत कम आती है, 1% आती है केवल। और क्या होता है फिर? जो उत्पादक है, यदि मान लीजिए इनके पास 10,000 कैलोरी, कितनी? 10,000 कैलोरी ऊर्जा पहुंची। किसके पास? उत्पादक के पास 10,000 कैलोरी, ठीक है, ऊर्जा पहुंची। तो जब यह अयला, यानी कि इसको कौन खा रहा है? इसके पास तो कितना कैलोरी है? ऊर्जा देखिए, ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, उसका कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। तो अब उत्पादक 10,000 कैलोरी हुआ तो उसको रूपांतरित करके कुछ खाते पीते हैं, मतलब अपने पास में। और फिर क्या करता है? इसका 10%, कितना? 10%। 10% क्या हो जाए? 1 जीरो कम कर दीजिए। कितना आया? 1,000। यानी कि इसको कितना मिला? 1,000 कैलोरी। शुरुआत में इसको कितना ऊर्जा इसके पास था? 10,000। इसको मिला केवल 1,000। 10%, इसका 10%। फिर इसका 10% इसको मिलता है, तो 1,000 का 10% कितना होगा? 100 कैलोरी। 100 कैलोरी में है खुश, इसको मिला 100 कैलोरी। फिर यह 100 कैलोरी जो है तृतीयक उपभोक्ता में जाता है। ठीक है, तो यह द्वितीय को 100 कैलोरी, 1,000 कैलोरी यहाँ था प्राथमिक उपभोक्ता को। 1,000 10,000 कैलोरी उत्पादक के पास था, प्राथमिक उपभोक्ता को 1,000 कैलोरी मिला। और वह द्वितीय उपभोक्ता को कितना कैलोरी दिया? 100 कैलोरी दिया। और यह 100 कैलोरी तृतीय उपभोक्ता को दिया 10%, यानी कि 1 जीरो और कम। तो कितना मिलेगा इसको? 10 कैलोरी। ऊर्जा देखिए कम होती जा रही है ना, 10% के रूल से 10% ऊर्जा क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। फिर यह 10% ऊर्जा इसको अब लटक के पास आने पे कितना बचेगा? 1 जीरो और कम, यानी कि 1 कैलोरी। ठीक है, तो इस तरह से ऊर्जा का क्या होता है? प्रवाह होता है। तो यदि हम उसमें देखें, अच्छा ये 10%, 10% ही क्यों कम हो रहा है? तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था, उसका उनका नाम याद कर लीजिए, लिंडेमान। लिंडेमान का 10% ऊर्जा नियम है। किन्होंने दिया था नियम? लिंडेमान। लिंडेमान ने यह नियम दिया था 10% ऊर्जा नियम, जिसमें उन्होंने बताया था कि उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में जाने पर केवल 10% ऊर्जा जाती है, 90% खर्च कर लेते हैं। यहाँ भी 90 खर्च कर लेते हैं, 10 यहाँ पहुंचता है, फिर 10% यहाँ पहुंचती है, 10% यहाँ पहुंचती है, जीरो कम होता जाता है। ठीक है, यह बताया गया था। लिंडेमान का यह हो गया। लिखने का तरीका क्या होगा आपको? इस ये तो लिख लेंगे ना ऊपर वाला, इधर 1 लिखिएगा, फिर 10, एक एक जीरो बढ़ाते जाइएगा, नीचे कैलोरी लिख दीजिएगा। तो ये ऊर्जा का प्रवाह हो गया। यानी कि यदि हम बात करें तो उत्पादक हमने क्या माना था? उसमें पिछले वाले में घास माना था। उसको कौन खा रहा था? टिड्डा खा रहा था। टिड्डा खा रहा था। टिड्डा को कौन खा रहा था? तो सांप खा रहा था।
सॉरी मेढक खा रहा था ना, टिड्डे को मेढक खा रहा था, और मेढक को कौन खा रहा था? सांप। और सांप को कौन खा रहा था? घास, टिड्डा, मेढक, सांप। सांप को खा रहा था चील या फिर गिद्ध। तो देखिए एनर्जी सबको चाहिए, इसको ये खाना बनाया तो इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, इसके पास कम एनर्जी है, इसके पास और कम है, इसके पास और कम है, और इसके पास सबसे कम है। यानी कि गिद्ध को यदि अपने पेट भरना है, एनर्जी अपना पूरा करना है, तो ज्यादा सांप खाना पड़ेगा, है ना। सांप को मेढक की तुलना में ज्यादा खाना पड़ेगा। टिड्डा को कम खा के ही टिड्डा काम चला सकता है, लेकिन मेढक को ज्यादा टिड्डे को खाना चाहिए, तभी होगा ना। कम बेसी है तो, कम अधिक है तो यह कंडीशन आता है। तो यह लिंडेमान का 10% ऊर्जा का नियम था। इस तरह से आहार जाल में या आहार श्रृंखला में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी, निश्चित तौर पे समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।